हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीएस बाय प्रियंका। और आज मैं आपको सॉल्व कराऊंगी टीयर 2 के जीके पीवाईक्यू के क्वेश्चंस। ये जो क्वेश्चन पेपर है ये 2022 के मेंस का पेपर है। इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं ये बता दूं कि अगर आप मेरे पीवाईक्यू सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं ना, तो आपको बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आएंगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें रिपीट होती हैं। तो आप ना स्टार्टिंग से देखिएगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट regarding the changes made to small saving schemes by the government of India in December 2022। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि स्मॉल सेविंग स्कीम्स में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ चेंजेस किए थे दिसंबर 2022 में, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट सही है। स्टेटमेंट ए है द इंटरेस्ट रेट ऑफ द 5-year नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट हैज़ बीन इंक्रीज टू 7% फ्रॉम 6.8%। पहले स्टेटमेंट में यहाँ पे लिखा है कि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में जो इंटरेस्ट रेट था 5 ईयर का, उसको 6.8% से बढ़ा के 7% कर दिया गया था। सेकेंड स्टेटमेंट है द इंटरेस्ट रेट ऑन सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स इंक्रीज टू 8% फ्रॉम 7.6%। इस स्टेटमेंट में कह रहा है कि सीनियर सिटीजन का जो सेविंग स्कीम था उसमें इंटरेस्ट रेट को 7.6 से बढ़ा करके 8% कर दिया गया। स्टेटमेंट सी है द इंटरेस्ट रेट ऑन पब्लिक प्रोविडेंट फंड सुकन्या समृद्धि अकाउंट एंड सेविंग डिपॉजिट हैव बीन चेंज फ्रॉम 9% फ्रॉम 7.5%। यहाँ पे स्टेटमेंट कह रहा है कि प्रोविडेंट फंड पे जो इंटरेस्ट रेट था या फिर सुकन्या समृद्धि अकाउंट पे, उसको 7.5% से बढ़ा के 9% कर दिया गया। तो यहाँ पे केवल और केवल ए एंड बी वाला स्टेटमेंट सही है, ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। जो भी ट्रिक्स या टेक्निक होती है ना ऑप्शन एलिमिनेट करने की, तो वो चीज़ यहाँ पे लागू नहीं होगी, इसलिए नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज़ द हाईएस्ट फर्टिलिटी रेट इन इंडिया अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा था कि सबसे ज़्यादा फर्टिलिटी रेट किस स्टेट का था 2011 की जनगणना के अनुसार। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन 4 बिहार का। सेंसस से हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो एक वीडियो मैं बनाऊंगी सेंसस पे बहुत ही डिटेल में, लेकिन आपको ना अभी के लिए याद रखना है कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कि सेंसस 2011 की हैं। सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि 2011 में जो जनगणना हुई थी ना, वो 15th नंबर की थी। अब ये क्वेश्चन ना CHSL 2024 में बहुत बार पूछा गया। अगर आपसे पूछे कि मोटो क्या था उसका, तो उसका मोटो था आवर सेंसस आवर फ्यूचर। अगर बात करें कि पॉपुलेशन कितनी इंक्रीज हुई थी 2011 की जनगणना के अनुसार, मतलब 2001 से 2011 के बीच में 17.7% पॉपुलेशन इंक्रीज हुई थी। यहाँ से आपको ये भी याद रखना है कि अर्बन पॉपुलेशन यानी कि शहरी आबादी थी 31.2%, रूरल पॉपुलेशन यानी कि गांव की आबादी थी 68.8%। और इससे भी ना वेरियस एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये वाला जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क कर दे रही हूँ मैं। हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ रूरल पॉपुलेशन कहाँ पे रहता था, किस स्टेट में, तो राइट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट यहाँ पे आपको याद रखना है कि मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट यानी सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा था, तो सबसे पहले आएगा उत्तर प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र, देन उसके बाद बिहार। इसी के साथ आपको याद करना है लीस्ट पॉपुलेटेड स्टेट्स यानी कि सबसे कम जनसंख्या वाला, तो सिक्किम, उसके बाद मिजोरम। सिक्किम की जनसंख्या जो है 10 लाख से भी कम थी, और सेम इसी स्टेटमेंट के साथ अभी CHSL 2024 में क्वेश्चन पूछा था। अब यहाँ से आपको याद रखना है कि मोस्ट पॉपुलेटेड यूनियन टेरिटरी मतलब सबसे ज़्यादा आबादी वाली केंद्र शासित प्रदेश, तो राइट आंसर होगा दिल्ली। नेक्स्ट यहाँ पे है लीस्ट पॉपुलेटेड यूनियन टेरिटरी, तो लक्षद्वीप हो जाएगा। अगला ये जो क्वेश्चन है ना, यहाँ से भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि डेकेडल ग्रोथ रेट कितनी थी, यानी कि सबसे हाईएस्ट डेकेडल ग्रोथ रेट किस स्टेट का था, तो वो था मेघालय का, नियरली 28%। देन उसके बाद अरुणाचल प्रदेश का, फिर दादरा एंड नगर हवेली। आपको ये वाला याद रखना है अच्छे से। अगर बात करें कि लोवेस्ट डेकेडल ग्रोथ कहाँ का था, तो नागालैंड का था, निगेटिव में था -0.6%। उसके बाद केरला, उसके बाद लक्षद्वीप। अगर आपसे पूछे कि हाईएस्ट डेकेडल ग्रोथ किस यूनियन टेरिटरी का था 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग, तो वो हो जाएगा दादर एंड नगर हवेली। अगर आपसे पूछे कि लोवेस्ट डेकेडल ग्रोथ रेट किस यूनियन टेरिटरी का था, तो वो लक्षद्वीप। इसको मैंने एक ही साथ लिख दिया है। नेक्स्ट यहाँ पे आपको याद रखना है कि पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी थी, तो 382 पर स्क्वायर किलोमीटर।
पॉपुलेशन डेंसिटी को हिंदी में कहते हैं जनसंख्या घनत्व। इसका मतलब होता है कि 1 स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं। पहले की वीडियोस में मैंने आपको बताया था फिजियोलॉजिकल डेंसिटी, और ये क्वेश्चन ना CHSL में पूछा गया था बहुत पहले, फिर उसके बाद पूछा गया अभी CGL 2024 में, तो वो भी इम्पॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछे कि नेट कल्टीवेटेड एरिया के टर्म्स में जब हम पॉपुलेशन डेंसिटी निकालते हैं तो उसको कहते हैं फिजियोलॉजिकल डेंसिटी। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ की थी, यानी कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व कहाँ की थी, तो बिहार की। कितनी थी आपको ये भी याद रखना है, 1106। उसके बाद था वेस्ट बंगाल 1028। नेक्स्ट यहाँ पे आपको याद रखना है कि लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ की थी, तो अरुणाचल प्रदेश की 17 थी इसकी। मिजोरम की बात करें तो 52 थी। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि सेक्स रेशियो कितना था, तो ये था 943 पर 1000 मेल्स। सेक्स रेशियो का मतलब होता है कि पर 1000 मेल्स पे कितनी फीमेल थी। अगर आपसे 2001 के अकॉर्डिंग पूछे तो सेक्स रेशियो था 933। यहाँ से भी आपको ये वाला क्वेश्चन याद रखना है क्योंकि ये ना CGL 2023 में मैचिंग में पूछा गया था। यहाँ से आप याद रखेंगे कि केरला का सेक्स रेशियो था 1084, तमिलनाडु का 996, हरियाणा का लोवेस्ट था। अगर हम स्टेट में बात करें, लोवेस्ट सेक्स रेशियो था हरियाणा का 879। अगर हम यूनियन टेरिटरी में बात करें कि हाईएस्ट किसका था, तो वो था पुदुचेरी का 1037। अगर हम बात करें यूटी में कि लोवेस्ट किसका था, तो वो था दमन एंड दीव का 618। नेक्स्ट यहाँ पे है लिटरेसी रेट, जिसको कि कहते हैं साक्षरता दर। सबसे ज़्यादा था केरला का 94%, उसके बाद मिजोरम का था 91.3%। अगर आपसे पूछे कि यूनियन टेरिटरी में किसका लिटरेसी रेट सबसे ज़्यादा था, तो लक्षद्वीप का 91.8%। यहाँ से बात करते हैं कि लोवेस्ट लिटरेसी रेट किसका था, तो बिहार का था 61.8%। अगर आपसे कहे कि यूटी में लोवेस्ट लिटरेसी रेट किसका था, तो दादर एंड नगर हवेली का 76.2%। अगला यहाँ पे आपको याद रखना है कि हाईएस्ट एसटी पॉपुलेशन यानी कि हाईएस्ट स्केड्यूल्ड ट्राइब की पॉपुलेशन थी मध्य प्रदेश में। हाईएस्ट एससी पॉपुलेशन यानी स्केड्यूल्ड कास्ट की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा थी उत्तर प्रदेश में। ये वाला भी आपको याद रखना है कि अभी लेटेस्ट का क्वेश्चन है 2024 का। मैक्सिमम गैप बिटवीन मेल एंड फीमेल लिटरेसी रेट कहाँ पर था, तो राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद द 2022 अमेंडमेंट्स टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिटीज हैव बीन ग्रांटेड द स्केड्यूल्ड ट्राइब्स स्टेटस बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यहाँ पे कह रहे हैं कि 2022 में जो अमेंडमेंट हुआ था उसके अकॉर्डिंग किस कम्युनिटी को स्केड्यूल्ड ट्राइब्स का स्टेटस दिया गया था भारत सरकार द्वारा। पहला यहाँ पे नारिको वर्मन कम्युनिटी, दूसरा है हैती कम्युनिटी, तीसरा है कादू कुरुबा कम्युनिटी। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ABC ओनली। यहाँ पे ये D वाला नहीं था, केवल ये तीनों था, तो इसको आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, इन 1962 हु पब्लिश्ड द हिस्ट्री ऑफ ओशियन बेसिन्स विच आउटलाइन द थ्योरी ऑफ हाउ टेक्टोनिक प्लेट्स कुड मूव लेटर कॉल्ड सी फ्लोर स्प्रेडिंग। यहाँ पे सिंपल लैंग्वेज में आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी किसने दी थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, हैरी हैमंड हेस ने दी थी। और ये सेम क्वेश्चन जो कि 2022 के मेंस का है, ये पूछा गया था 2023 के CGL प्री में। यहाँ पे आपको ना ये भी याद रखना है कि 1962 में इन्होंने ये बताया था और इन्होंने पब्लिश किया था द हिस्ट्री ऑफ ओशियन बेसिन्स, उसी में इन्होंने सी फ्लोर स्प्रेडिंग के बारे में बताया था। अब यहाँ से आपको याद रखना है कि अल्फ्रेड वेगनर ने दिया था कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। इनका मानना था कि आज हम जो भी कॉन्टिनेंट्स देख रहे हैं ना, वो आज जैसे हैं, पहले वैसे नहीं थे। मिलियन ईयर्स पहले वो जो कॉन्टिनेंट्स थे वो सिंगल लैंड मास हुआ करता था, फिर वो ब्रेक हुआ गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड में। उसके बाद धीरे धीरे करके ये सारे जो हमारे आज के कॉन्टिनेंट्स हैं वो बने थे। यहाँ पे जो ड्रिफ्ट है ना, ड्रिफ्ट का मतलब ये होता है बहुत स्लोली मूव करना। तो इन्होंने यही कहा था कि जो भी हमारे आज के कॉन्टिनेंट्स हैं वो पहले एक साथ नहीं थे, वो टूटे फिर धीरे धीरे मूव करके आज की प्रेजेंट पोजीशन पे आए थे। इन्होंने इसको दिया था 1912 में और ये जर्मन मेट्रोलॉजिस्ट थे। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि कन्वेक्शनल करंट थ्योरी किसने दी थी, तो आर्थर होम्स ने दी थी। इनका कहना था कि अर्थ के अंदर में बहुत सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है ना, उनका डिके होता रहता है, जिसकी वजह से कन्वेक्शनल करंट जनरेट होती है और हमारा जो मेंटल है वो मूव
करता रहता है। तो इनमें इन्होंने बहुत सारी बातें बताई थी। इसको इन्होंने दिया था 1930 में। नेक्स्ट यहाँ पे है आइडेंटिफाई ए क्लास ऑफ कंपाउंड्स दैट हैज़ अ फंक्शनल ग्रुप OH। यहाँ पे कह रहा है कि उस कंपाउंड के वर्ग को आप क्या कहेंगे जिसका फंक्शनल ग्रुप OH हो। तो मैंने आपको अभी जल्दी ही बताया था कि जो भी फंक्शनल ग्रुप होते हैं ना, उसको देख के भी आप बहुत बार आंसर मार्क कर पाते हैं। यहाँ पे तो केवल OH का पूछा है, लेकिन कई बार अगर फॉर्मूला देके IUPAC नेम पूछे और वहाँ पे फंक्शनल ग्रुप अलग अलग हो ना, तब भी आप आंसर मार्क कर ले जाते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन 1, एल्कोहल कहते हैं। अब यहाँ पे आपको याद रखना है कि कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप हैं और उनके लिए कौन कौन से सफिक्स यूज़ किए जाते हैं। इसके पहले आपको ये समझना है कि IUPAC का फुल फॉर्म क्या होता है। इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। अब यहाँ से आपको याद रखना है, एल्कीन्स में डबल बॉन्ड होता है, इसके लिए हम ईन का यूज़ करते हैं। एल्काइंस में ट्रिपल बॉन्ड होता है, इसमें आइन का यूज़ करते हैं। एल्कोहल्स के लिए ऑल का यूज़ करते हैं और इनका फंक्शनल ग्रुप होता है OH। नेक्स्ट यहाँ पे CHO, ये जो CHO है ना, इसको कहते हैं एल्डिहाइड्स, इसके लिए सफिक्स यूज़ होता है अल। कीटोन का फंक्शनल ग्रुप होता है CO और इसके लिए यूज़ करते हैं ओन। नाइट्राइल का फंक्शनल ग्रुप होता है CN, इसके लिए यूज़ करते हैं नाइट्राइल। कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप होता है COOH, इसके लिए लास्ट में हम सफिक्स यूज़ करते हैं ओइक एसिड। यहाँ पे ये जो सिंगल लाइन बनी होती है ना, यहाँ पे कोई ना कोई एल्किल ग्रुप आके जुड़ता है। और एक बार क्वेश्चन इस पे भी पूछा गया था कि ये जो R लिखा रहता है इसको क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं एल्किल ग्रुप। नेक्स्ट यहाँ पे है कार्बोक्सिलेट आयन COO, इसके लिए यूज़ करते हैं O8 का। नेक्स्ट यहाँ पे एस्टर है COOR, इसके लिए O8 का यूज़ करते हैं। एमाइंस का NH2 है, इसके लिए एमाइन ही यूज़ करते हैं। एमाइड्स का CONH2 है, इसके लिए एमाइड यूज़ करते हैं। इतनी चीज़ें आपको यहाँ से याद रखनी है। नेक्स्ट आपको ये याद रखना है, जब हम IUPAC नॉमेनक्लेचर पढ़ते हैं ना, तो वहाँ पे बताया जाता है कि कितने कार्बन्स होंगे, तो आप कौन सा प्रीफिक्स यूज़ करेंगे। यहाँ पे आपको याद रखना है कि एक कार्बन है तो आप यूज़ करेंगे मेथ, 2 है तो एथ, 3 है तो प्रोप, 4 है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट, 6 है तो हेक्स, 7 है तो हेप्ट। फॉर एग्जाम्पल आपसे अगर कोई पूछे कि CH4 का नाम आप बताइए, तो C में एक कार्बन है ना, तो मेथ यहाँ पे लग जाएगा और इसमें ना सिंगल बॉन्ड होता है तो एन लग जाएगा, यानी कि मेथेन। तो इस तरह से ना आप नाम बता सकते हैं। यहाँ से एक चीज़ आपको और भी याद रखनी है कि हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, दूसरा होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। एग्जाम में कई बार स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछा गया है कि सैचुरेटेड कार्बन कैसे जलते हैं, कैसे बर्न होते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कैसे बर्न होते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बर्न्स विथ ब्लू क्लियर फ्लेम, यानी कि एकदम क्लियर फ्लेम के साथ जलते हैं, ब्लू कलर का। अनसैचुरेटेड की बात करें तो ये बर्न होते हैं येलो सूटी फ्लेम के साथ। इस स्टेटमेंट में क्या किया जाता है ना कि इसका ना इंटरचेंज कर दिया जाता है ताकि बच्चे ना एग्जाम के प्रेशर में इसको पढ़ ना पाए, तो आप ना इसका ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है मैच दी कॉलम्स। यहाँ पे मिनरल दिया हुआ है, यहाँ पे रिजर्व रीजन दिया है कि उसका रिजर्व कहाँ कहाँ पर मिलेगा और उसको आपको मैच कराना है। तो सबसे पहले ना आप मैच करा सकते थे कोल का झरिया। अब यहाँ पे आप देखिए C का 4 कहाँ पे है, तो 2 ऑप्शन में, यानी 2 ऑप्शन आप यहाँ पे एलिमिनेट कर सकते हैं। कॉपर जो है वो राजस्थान में मिलता है और झुंझुनू जो है राजस्थान में है, तो इसको आप इससे मैच करा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए D का 3rd वाला किस में है, इसमें, तो यही वाला राइट आंसर हो जाएगा। जब मैचिंग के क्वेश्चन आते हैं ना, तो कई बार ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं, बट हमेशा नहीं होते। यहाँ से आपको कुछ इंपॉर्टेंट माइंस याद रखना है कि कौन कौन सी माइंस कहाँ पे हैं, इनसे फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले आपको याद रखना है हुट्टी गोल्ड माइंस या फिर कोलार गोल्ड फील्ड। अगर आपसे पूछे कहाँ पर है, तो कर्नाटका में। नेक्स्ट यहाँ पे अगर आपसे पूछे कि संबलपुर माइंस कहाँ पर है, तो वो उड़ीसा में है। अब आपको ध्यान ये रखना है ना कि ये मैग्नीज के लिए फेमस है, ठीक, इसीलिए मैंने इसको लिखा भी है। कई बार ये सब भी पूछ लेता है कि किसके लिए फेमस है, मैग्नीज के लिए, कॉपर के लिए, आयरन ओर के लिए, बॉक्साइट के लिए। तो ये सारी चीज़ें भी याद रखना ज़रूरी है, क्योंकि मेंस में ना यही सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। यहाँ से आप याद रखेंगे बालाघाट माइंस MP में है, मैग्नीज के लिए फेमस है। सुंदरगढ़ माइंस उड़ीसा में है, मैग्नीज के लिए फेमस है। नेक्स्ट यहाँ पे आपको याद रखना है कॉपर माइन कौन कौन सी हैं, तो इसमें ये दोनों ना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। पहला आपको याद रखना है कि हजारीबाग या सिंघभम, ये झारखंड में, ये भी कॉपर के लिए फेमस है।
नेक्स्ट यहाँ पे मलज खंड जो मध्य प्रदेश में है, खेतरी जो राजस्थान में है, ये कॉपर माइन के लिए बहुत ज़्यादा फेमस हैं। अगला यहाँ पे है आयरन ओर। आयरन ओर के लिए फेमस है बेलाडिला आयरन ओर माइन छत्तीसगढ़ का। रत्नागिरी जो है ये महाराष्ट्र में है। केउंझर माइंस ओडिशा में है। मयूरभंज ओडिशा में है। कुद्रेमुख माइंस कर्नाटका में है। सिंहभम झारखंड में है। तो ये आयरन ओर के लिए फेमस है। नेक्स्ट यहाँ पे है यूरेनियम की माइंस, जादूगौड़ा माइंस जो कि झारखंड में है। ये एक ही है इंपॉर्टेंट इससे, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं कोल माइंस, वो कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले झरिया झारखंड जो कि आपने अभी देखा। झरसुगौड़ा और तालचेर माइंस की बात करें तो ओडिशा में है, कोल के लिए फेमस है। सिंगरेनी तेलंगाना में है, ये भी कोल माइंस है। बीरभूम कोल फील्ड ये वेस्ट बंगाल में है, कोल माइंस है। अगला यहाँ पे है बोकारो, ये झारखंड में है, ये भी कोल माइंस है। सिंगरौली की बात करें तो ये मध्य प्रदेश में है, कंफ्यूज मत होइएगा, सिंगरेनी और सिंगरौली अलग अलग स्टेट में है। नेवेली जो है ये तमिलनाडु में है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से आप याद रखेंगे कि ये लिग्नाइट कोल के लिए फेमस है। सेम क्वेश्चन जो है पूछा गया था CGL 2023 में, तो याद रखना है आपको। नेक्स्ट यहाँ पे आपको याद रखना है कि मिनरल ऑयल के लिए कौन कौन सा फेमस है। तो डिगबोई और नाहरकटिया जो कि असम में है, बॉम्बे हाई जो कि महाराष्ट्र में है, अंकलेश्वर जो कि गुजरात में है। अभी जो क्वेश्चन हमने किया वहाँ पे मैचिंग में ये पूछा था पहले नंबर पे ही कि बॉक्साइट के लिए कौन सा फेमस है। तो लोहारदागा जो कि झारखंड में है। कालाहांडी की बात करें तो ओडिशा में है, बॉक्साइट के लिए फेमस है। कोरापुट माइंस ओडिशा में है और ये बॉक्साइट के लिए फेमस है। और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन CHSL 2023 में पूछा गया था कि पंचपट माली हिल्स में कौन सा डिपॉजिट है। तो बॉक्साइट का डिपॉजिट है। इसको आपको याद रखना है कि ओडिशा में कोरापुट माइंस है जो कि कोरापुट डिस्ट्रिक्ट में है और उसकी लोकेशन है पंचपट माली हिल्स। CHSL 2023 में ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि हाईएस्ट नंबर ऑफ एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग प्लांट कहाँ पे है, तो वो भी ओडिशा में ही है। अगर आपसे पूछे कि बॉक्साइट का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कौन सा स्टेट है, तो ओडिशा ही है। 51% इंडिया का जो बॉक्साइट प्रोड्यूस होता है वो ओडिशा से ही होता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट वाज द डिस्टेंस अराउंड इन किलोमीटर कवर्ड बाय द फर्स्ट एवर ट्रेन बिटवीन बॉम्बे एंड थाने इन 1853। अब ये क्वेश्चन आपसे पूछा है कि जो पहली ट्रेन थी बॉम्बे से थाने के बीच 1853 में, वो कितने किलोमीटर्स की थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, 34 किलोमीटर्स। ये क्वेश्चन मेंस का था ना, सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ था CGL प्री में 2023 के। अगर आप इस PYQ सीरीज़ को पहले से ही फॉलो कर रहे हैं, जहां से मैंने स्टार्ट कराया है, जिसमें मैं मेंस का तो सोल्यूशन करा ही रही हूं, लेकिन प्री जो हुआ है 2024 का, इसका भी सोल्यूशन मेंस के पर्सपेक्टिव से बहुत डिटेल में करा रही हूं। मैंने आपको बताया था कि जो भी गवर्नर्स थे, जो भी वॉयसराय थे, तो किसके टाइम पे ये ट्रेन चली थी, मुझे आप बताइएगा। अगला क्वेश्चन है बिंबावती देवी इज एन एक्सपोनेंट ऑफ। यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा है कि बिंबावती देवी किसकी एक्सपोनेंट हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मणिपुरी। यहाँ पे जो क्वेश्चन था वो करंट अफेयर से रिलेटेड था जो कि चेंज हो चुका था, तो मैंने यहाँ पे उसको हटा के ये वाला क्वेश्चन डाल दिया है। अब यहाँ से आपको याद रखना है कि भरतनाट्यम की कौन कौन सी एक्सपोनेंट हैं जिनसे कि हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला यहाँ पे हो जाएगा रुक्मिणी देवी अरुणडले, मृणालिनी साराभाई, लीला सैमसन, टी बाला सरस्वती, जिनको कि तंजौर बाला सरस्वती कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपको याद रखना है कि कुचिपुड़ी से राजा रेड्डी, राधा रेड्डी, सत्यनारायण शर्मा, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं इनसे कुचिपुड़ी से। शोभा नायडू, वेम्पति चिन्ना सत्यम, स्वप्न सुंदरी, ये सभी कुचिपुड़ी के एक्सपोनेंट हैं। अगला यहाँ पे है कथक, इससे रिलेटेड हैं बिरजू महाराज, शंभू महाराज, सितारा देवी, शोभना नारायण। शोभना नारायण का तो MTS 2023 में भी पूछा गया था। और ये जो सितारा देवी है ना, आप याद रखिएगा, इनको कथक क्वीन कहा था रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। अगला यहाँ पे है कथक कली, इसके एक्सपोनेंट हो जाएंगे KC पनिकर, VK नायर, मुकुंद राजा। नेक्स्ट यहाँ पे है मोहिनी अट्टम, इसकी एक्सपोनेंट हो जाएंगी कनक रेले, सुनंदा नायर, गोपिका वर्मा, राधा दत्ता, जयप्रभा मेनन। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स वॉज रिटन बाय द रोमन राइटर प्लिनी द एल्डर। यहाँ पे कह रहा है कि कौन सी बुक रोमन राइटर प्लिनी के द्वारा लिखी गई थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, नेचुरल हिस्ट्री इन्होंने लिखी थी। अगर आपसे पूछे कि जियोग्राफी का ये जो बुक है इसको किसने लिखा था, तो इसको स्ट्रैबो ने लिखा था। इंडिका अगर आपसे पूछे किसने लिखा था, तो मेगास्थनीज ने लिखा था।
अगला क्वेश्चन है विच लॉ वॉज स्टडीड इन द ईयर 1787 इन विच इट वॉज सेड दैट द वॉल्यूम ऑफ अ गैस इंक्रीजेज विद इट्स ऑब्सोल्यूट टेम्परेचर एंड इफ इट्स ऑब्सोल्यूट टेम्परेचर डिक्रीजेज देन इट्स वॉल्यूम डिक्रीजेज। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा है कि 1787 में कौन सा लॉ स्टडी किया गया और उसमें ये कहा गया था कि गैस का वॉल्यूम जो है अपने टेम्परेचर के साथ बढ़ेगा, अगर टेम्परेचर घटाएंगे तो गैस का वॉल्यूम भी घटेगा, यानी कि वॉल्यूम और टेम्परेचर डायरेक्टली रिलेटेड हैं। ऐसा किस लॉ में कहा गया था, ये आपसे पूछा है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, चार्ल्स लॉ में ऐसा कहा गया था। अब यहाँ से आपको याद रखना है कि बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गैलुसेक्स लॉ एंड एवोगाड्रो लॉ, ये सारे लॉज बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इससे क्वेश्चन बनता है कि किस लॉ में कौन सी चीज़ें कांस्टेंट रखी गई थी। इसी वजह से सारी चीज़ें मैंने एक ही जगह पे लिखी हैं। सबसे पहले आपको ये देखना है ना कि बॉयल्स लॉ जो है इसको 1662 में दिया गया था। इसमें ये बोला गया था कि टेम्परेचर अगर कांस्टेंट हो, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सी चीज़ें कांस्टेंट थी। तो यहाँ पे ये बोला गया कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो जो प्रेशर होगा वो इनडायरेक्टली रिलेटेड होगा वॉल्यूम से, यानी कि टेम्परेचर कांस्टेंट है तो आप अगर वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो उसका प्रेशर घटेगा, अगर आप प्रेशर बढ़ा देंगे तो वॉल्यूम घटेगा, यानी कि इन दोनों में इन्वर्स रिलेशन होगा। ऐसा बोला गया था बॉयल्स लॉ में। नेक्स्ट यहाँ पे है चार्ल्स लॉ, 1787 में दिया गया था, जो कि क्वेश्चन हमने अभी पढ़ा। इसमें इन्होंने ये बोला था कि अगर हम गैसेस का प्रेशर कांस्टेंट रखें तो ये जो वॉल्यूम होता है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के, यानी कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, टेम्परेचर घटाएंगे तो वॉल्यूम घटेगा। इसी वजह से इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं V2/V1 इज इक्वल टू T2/T1। नेक्स्ट यहाँ पे है गैलुसेक्स लॉ, जिसको कि 1802 में दिया गया था। इसमें इन्होंने कहा था कि अगर वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा जाए तो P/T जो होता है ये कांस्टेंट वैल्यू आती है। इसका मतलब ये है कि P इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T बोला गया था और इसमें बताया गया था कि प्रेशर जो है वो डायरेक्टली रिलेटेड है टेम्परेचर से। अगर आप वॉल्यूम कांस्टेंट रखें और टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा, टेम्परेचर को घटाएंगे तो प्रेशर घटेगा, ये बोला गया था गैलुसेक्स लॉ में 1802 में। नेक्स्ट यहाँ पे है एवोगाड्रोस लॉ, इन्होंने इसको 1811 में दिया था। इनका ये कहना था कि कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर पे अगर आप इक्वल वॉल्यूम के गैसेस लेंगे तो उनमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम होंगे, ये इन्होंने बोला था। अगला क्वेश्चन है इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग बिल्स कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड इन दी राज्यसभा। यहाँ पे कह रहे हैं कि इंडिया में कौन सा बिल है जो कि राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, मनी बिल, यानी कि धन विधेयक जो है वो कभी भी राज्यसभा में पहले इंट्रोड्यूस नहीं किया जाता। एक चीज़ आपको यहाँ से ये भी याद रखनी है कि कौन सा बिल मनी बिल होगा या नहीं होगा, इसको कौन डिसाइड करता है, इसको लोकसभा स्पीकर डिसाइड करते हैं। ठीक, अब यहाँ से आपको याद रखना है कि लोकसभा का आर्टिकल कौन सा है, तो आर्टिकल 79 है, राज्यसभा का आर्टिकल है 80। अब यहाँ से आपको याद रखना है लोकसभा के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। सबसे पहला ये कि लोकसभा में 3 सेशंस होते हैं, BMW, यानी कि बजट सेशन, मॉनसून सेशन एंड विंटर सेशन। टाइम पीरियड भी आप याद रख सकते हैं क्योंकि मेंस के एग्जाम में ना स्टेटमेंट में पूछा जा सकता है। बजट सेशन जो होता है वो फरवरी से मई तक, मॉनसून सेशन जो होता है वो जुलाई से सितंबर तक, विंटर सेशन जो होता है वो नवंबर से लेके मिड दिसंबर तक चलता है। अब यहाँ पे आपको याद रखना है कि डेली जो बिजनेस कंडक्ट होता है लोकसभा में, वहाँ पे क्या क्या चीज़ें होती हैं। क्वेश्चन आवर जो होता है वो 11 बजे से लेके 12 बजे तक का होता है, जो कि पार्लियामेंट का पहला घंटा होता है। इसके बाद आता है 0 आवर। इसमें क्या होता है ना कि जब क्वेश्चन आवर हो जाता है उसके बाद में यहाँ पे मेंबर अपने इम्पॉर्टेंट इश्यूज उठा सकते हैं। यहाँ से आपको ये भी याद रखना है कि 0 आवर ये जो टर्म है ये सबसे पहले ब्रिटिश MP जुलियन एमरी ने कॉइन किया था, लेकिन इंडिया में किसने इंट्रोड्यूस किया था ये आपको याद रखना है कि 1962 में लोकसभा के स्पीकर थे हुक्म सिंह, उन्होंने ही इसको इंडिया में इंट्रोड्यूस किया था। यहाँ से आपको ये याद रखना है कि क्वेश्चन आवर में कितने तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो 3 तरीके के। एक तो होता है स्टार्ड क्वेश्चन, दूसरा होता है अनस्टार्ड क्वेश्चन और तीसरा होता है शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन है विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एम्पावर्स ए हाई कोर्ट टू इशू अ रिट। यहाँ पे कह रहे हैं भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद हाई कोर्ट को ये पावर देता है कि वो रिट्स जारी कर सके। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 आर्टिकल 226। सेम क्वेश्चन अभी मैंने आपको जब कराया था 2024 के प्री का क्वेश्चन, वहाँ पे ये सेम क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ पे आपको याद रखना है कि अगर आपसे पूछे कि सुप्रीम कोर्ट्स रिट्स इशू कर सकता है तो किस आर्टिकल में, आर्टिकल 32 में। आर्टिकल 32 को कहते हैं राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, यानी कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन मैं आपको रिवाइज करा दे रही हूँ कि आर्टिकल 32 को हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा था भीमराव अंबेडकर जी ने। अगर आपसे पूछे कि फंडामेंटल राइट्स किस पार्ट में आते हैं तो वो आता है कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में। अगर आपसे पूछे कि फंडामेंटल राइट्स कहाँ से लिया गया है तो वो यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। यहाँ पे जो भी रिट्स है ना, इसके रिगार्डिंग जो कीवर्ड्स हैं वो पूछे जाते हैं। सबसे पहले आपको याद रखना हेबिस कॉर्पस, जिसको कि कहते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसका मतलब होता है टू हैव द बॉडी ऑफ। इसका मतलब ये है कि किसी भी पर्सन को अनलॉफुली अगर डिटेन किया गया है तो उसको कोर्ट के सामने प्रस्तुत करना इम्पॉर्टेंट है। इसी को कहते हैं हेबिस कॉर्पस। नेक्स्ट यहाँ पे मंडेमस, इसका मतलब होता है वी कमांड। अगर कोई भी पब्लिक ऑफिशियल या कोई भी लोअर कोर्ट अपना ड्यूटी नहीं परफॉर्म कर रहा है तो उस केस में ये वाला रिट इशू किया जाता है कि हम कमांड कर रहे हैं कि आप अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करें। नेक्स्ट यहाँ पे है सर्शियोरारी। इसमें क्या किया जाता है कि मान लीजिए कोई भी लोअर कोर्ट है या कोई भी ट्रिब्यूनल है, उसने कोई भी जजमेंट पास कर दिया है जो कि उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, उसको क्वैश करने के लिए, उसको कैंसिल करने के लिए ये रिट इशू किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे है प्रोहिबिशन। इसका मतलब होता है टू फॉरबिड। ये जो है सर्शियोरारी की तरह ही है, लेकिन इसमें क्या होता है कि कोई भी लोअर कोर्ट या कोई भी ट्रिब्यूनल कोई ऐसे केसेस चला रहे होते हैं या सुन रहे होते हैं जो कि उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं होता है, तो उसको रोकने के लिए प्रोहिबिशन रिट्स इशू किया जाता है। सर्शियोरारी में क्या होता है ना कि केसेस जो हैं सुनवाई हो चुकी होती है, ऑर्डर या फैसला आ चुका होता है, तो उसको कैंसिल करने के लिए सर्शियोरारी इशू किया जाएगा। लेकिन प्रोसीडिंग्स चल रही हैं तब प्रोहिबिशन का रिट यूज़ किया जाएगा। लास्ट यहाँ पे है क्यूवो वारंटो, जो कि अभी पूछा गया था 2024 में, बाय व्हाट अथॉरिटी ऑफ। इसका मतलब होता है, यही वाला क्वेश्चन पूछा था। इसमें क्या होता है ना कि कोई भी पर्सन है अगर उसने किसी पब्लिक ऑफिस को होल्ड किया है जिसके कि वो लायक नहीं है, मतलब वो इंटाइटल्ड नहीं है उस ऑफिस को होल्ड करने के लिए, तो उसके लिए यूज़ किया जाता है क्यूवो वारंटो बाय व्हाट अथॉरिटी ऑफ। अगला क्वेश्चन है इन विच ईयर वॉज द डॉपलर इफेक्ट डिस्कवर्ड बाय ऑस्ट्रियन साइंटिस्ट क्रिश्चियन डॉपलर that describe the change in frequency of any kind of sound or light wave produced by a moving source with respect to an observer। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन ये पूछा है ना कि डॉपलर इफेक्ट, जिसको कि ऑस्ट्रियन साइंटिस्ट क्रिश्चियन डॉपलर ने डिस्कवर किया था, इसमें इन्होंने ये बताया था कि कोई भी साउंड या किसी भी लाइट वेव का जो सोर्स है उससे जो फ्रीक्वेंसी निकलती है तो वो अगर स्टेशनरी है तो वो बराबर की फ्रीक्वेंसी होती है। लेकिन मान लीजिए कोई भी कार चल रही है और उस पर डीजे चल रहा है तो वो जैसे जैसे आपके पास आएगा उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है, जैसे जैसे वो दूर जाता है आपको उसकी आवाज़ थोड़ी कम सुनाई देती है। तो इसी तरह का कुछ इन्होंने बताया था डॉपलर इफेक्ट में। आपको ज़्यादा डिटेल में जानने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस इतना याद रखना है कि डॉपलर इफेक्ट में इन्होंने ये बताया था कि फ्रीक्वेंसी चेंज होगी अगर सोर्स ऑफ साउंड या लाइट वेव जहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है वो मूव कर रहा है। तो इसको इन्होंने कब दिया था, यही आपसे क्वेश्चन पूछा है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, 1842 में दिया था इन्होंने। ये वाला जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 14, ये वाला क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। अभी CPO 2024 में पूछा गया था, इसमें स्टेटमेंट दिया था बहुत बड़ा सा। CHSL 2024 में भी पूछा गया था, तो आप इसको डायरेक्ट अभी याद रखेंगे। क्वेश्चन है विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लेज डाउन दैट एन इंडियन सिटीजन हैज़ द राइट टू यूज़ एनी रेस्टोरेंट, रोड और पब्लिक प्लेस। यहाँ पे कह रहे हैं कि भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में ये प्रावधान है कि भारत का नागरिक को ये अधिकार है कि वो रेस्टोरेंट, रोड या पब्लिक प्लेसेस को आराम से यूज़ कर सकता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, आर्टिकल 15 क्लॉज 2 ऐसी बात करता है। CHSL में जो क्वेश्चन पूछा गया था ना, वहाँ पे ये पूछा गया था कि एक मेड है यानी नौकरानी है,
वो सिनेमा देखने गई है तो उसकी मालकिन भी उसी सिनेमा में सिनेमा देखने गई है और वो उसको कहती है कि ये सिनेमा छोड़ के तुम चली जाओ, तो वहाँ पे कौन सा आर्टिकल वो वायलेट कर रही है? तो वहाँ पे यही वाला आर्टिकल वो वायलेट कर रही थी, क्योंकि आर्टिकल 15 बात करता है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, यानी आप किसी से भेदभाव नहीं कर सकते। किसी को सिनेमा यूज़ करना है, किसी को बेदिंग घाट्स यूज़ करने हैं, किसी को रेस्टोरेंट यूज़ करना है या कोई भी पब्लिक प्लेस यूज़ करना है, तो आप उसके रिलीजन, सेक्स, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ, इन सब चीज़ों के आधार पे डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। आप इतना याद रख लीजिए कि कभी भी अगर भेदभाव की बात आएगी कोई चीज़ यूज़ करने में तो आर्टिकल 15 ही वहाँ पे रहेगा। अब यहाँ से आपको याद रखना है फंडामेंटल राइट्स के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल, बाकी आर्टिकल आगे आएंगे तो उसको मैं डिटेल में बताती जाऊँगी। सबसे पहले आपको याद रखना है आर्टिकल 13। ये वाला क्वेश्चन आई थिंक 2018 में पूछा गया था CGL में ही, कि कौन सा आर्टिकल है जिसमें ये लिखा है कि अगर फंडामेंटल राइट्स को कोई भी नियम या कानून वायलेट कर रहे हैं तो उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया जा सकता है। तो ऐसा लिखा है आर्टिकल 13 में। नेक्स्ट यहाँ पे आर्टिकल 14, इसमें लिखा है इक्वलिटी बिफोर लॉ, यानी कि कानून की नज़र में सभी समान हैं। अगला यहाँ पे है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, यानी कि आप इन चीज़ों के आधार पे किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते, कोई भी चीज़ यूज़ करने से आप उसको रोक नहीं सकते। अगला यहाँ पे है आर्टिकल 16, ये बात करता है इक्वल अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, यानी रोजगार में अवसर की समानता होनी चाहिए। अगला यहाँ पे आर्टिकल 17, ये बात करता है अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, यानी कि छुआछूत का अंत होना चाहिए। अगला यहाँ पे है आर्टिकल 18, इसमें बात कही गई है एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, यानी उपाधियों का अंत। अब ये वाला जो है ना आर्टिकल 23 एंड 24, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, ऑलमोस्ट हर साल पूछा जाता है। आर्टिकल 23 बात करता है प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स्ड लेबर। आर्टिकल 24 बात करता है प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज। आर्टिकल 23 में ह्यूमन ट्रैफिकिंग यानी कि मानव तस्करी और फोर्स्ड लेबर को रोकने की बात कही गई है, जबकि आर्टिकल 23 में ये बोला गया है कि बच्चों से आप फैक्ट्रियों में काम नहीं करा सकते अगर वो 14 साल से कम की एज के हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनडायरेक्ट टैक्स। यहाँ पे आपसे पूछा है कि कौन सा अप्रत्यक्ष कर है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, यानी कि GST जो है ये इनडायरेक्ट टैक्स है। इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट क्लासेस में मैंने टैक्सेस के बारे में सारी चीज़ें पढ़ाई हैं इन डिटेल, छोटी वीडियो है, आप जाके उसको देख सकते हैं। यहाँ पे आपको डायरेक्ट याद रखना है कि इनकम टैक्स, कॉरपोरेट टैक्स, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स, गिफ्ट टैक्स, वेल्थ टैक्स, ये सारा डायरेक्ट टैक्स है, यानी आपको ये सारे जो टैक्सेस है ना वो डायरेक्ट पे करने पड़ते हैं। अब ऐसा नहीं है कि आप कमा रहे हैं और आप किसी और से बोल दें, पड़ोसी से बोल दें कि जाओ तुम मेरा इनकम टैक्स भर दो, तो ऐसा नहीं होता है ना। इसी वजह से ये जो इनकम टैक्स होते हैं या कॉरपोरेट या फिर जितने भी टैक्स यहाँ पे मैंने लिखे हैं ये सारे डायरेक्ट टैक्स हैं, यानी आपको खुद ही देना होगा। यहाँ पे जो है सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स, ऑक्ट्रॉय ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, वैल्यू एडेड टैक्स यानी कि वैट और GST, ये जो होता है इनडायरेक्ट टैक्स होता है। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि GST कब लागू हुआ था, सबसे पहले किस कंट्री में ये आया था, इंडिया में इसको अपनाने वाला पहला स्टेट कौन सा था, ये सारी चीज़ें आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। अगला क्वेश्चन है बिलो आर फ्यू स्टेटमेंट्स गिवन अबाउट अफॉरेस्टेशन। पहला स्टेटमेंट है अफॉरेस्टेशन कुड प्रिवेंट फ्लडिंग, दूसरा स्टेटमेंट है अफॉरेस्टेशन कैन बैलेंस आवर इकोसिस्टम, विच ऑफ एबव स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट। यहाँ पे दो स्टेटमेंट दिया है और उसमें से पूछा कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। अफॉरेस्टेशन का मतलब होता है ना वनारोपण, आप कह सकते हैं इसको हिंदी में। सबसे पहले यहाँ पे कह रहा है कि अफॉरेस्टेशन से फ्लडिंग को रोका जा सकता है, यानी बाढ़ को रोका जा सकता है। तो ये तो बिल्कुल सही है ना कि जितने ही पेड़ लगेंगे, जितना ही ज़्यादा वन उगाए जाएंगे, फॉरेस्ट उगाए जाएंगे, तो फ्लड को कंट्रोल किया जा सकता है। पहला स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट यहाँ पे कि अफॉरेस्टेशन कैन बैलेंस आवर इकोसिस्टम, तो बिल्कुल ये भी सही है, इकोसिस्टम को बैलेंस करते हैं ये। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, बोथ A एंड B आर करेक्ट। अब यहाँ से आपको याद रखना है कि इकोसिस्टम ये जो वर्ड है इसको दिया था A.G. टॉन्सले ने 1935 में। अगर आपसे पूछे कि इकोलॉजी वर्ड किसने कॉइन किया था, तो इसको कॉइन किया था जर्मन जूलॉजिस्ट अर्न्स्ट हैकेल ने 1866 में।
तो ईयर और नेम सब आपको याद रखना है और ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन है, इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ द नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी का कौन सा उद्देश्य नहीं था। पहला यहाँ पे लिखा है टू इंक्रीज द सेक्टोरल शेयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इन जीओपी टू एटलीस्ट 25% बाई 2022। दूसरा स्टेटमेंट है टू डबल द एक्सपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग गुड्स बाई 2022। तीसरा है टू इंक्रीज द रेट ऑफ जॉब क्रिएशन सो एज टू क्रिएट 100 मिलियन एडिशनल जॉब्स बाई 2022। फोर्थ है यहाँ पे टू इन्हांस ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस, डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन, टेक्नोलॉजिकल डेप्थ एंड एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी ऑफ ग्रोथ। यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं यहाँ पे ऑप्शन एलिमिनेशन का कोई भी स्कोप नहीं है, तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन 2, टू डबल द एक्सपोर्ट्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग गुड्स बाय 2022। अब ये वाला स्टेटमेंट ना आप देखेंगे तो बिल्कुल आपको लगेगा कि हाँ डबल करना है एक्सपोर्ट को, तो ये सही हो सकता है क्योंकि ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, पर यहाँ पे ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे मैं आपको डिस्करेज नहीं कर रही हूँ, बट मैं रियलिटी बता रही हूँ कि आपको ये एक्सेप्ट करके चलना होगा कि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जहाँ पे आप ऑप्शन एलिमिनेट कर पाएंगे, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आएंगे जहाँ पे आप ऑप्शन एलिमिनेट नहीं कर पाएंगे, और ये पूरा का पूरा डिपेंड करता है एग्जामिनर पे। अगर वो चाहते हैं कि आप ऑप्शन एलिमिनेट करें तो आप कर पाएंगे, अगर वो नहीं चाहते कि आप ऑप्शन एलिमिनेट करें तो आप नहीं कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द स्कीम्स लॉन्च्ड इन 2021 फॉर स्टूडेंट्स टू अटेन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी अप टू क्लास 3। अब ये क्वेश्चन देखिए मेंस 2022 का है ना, सेम क्वेश्चन पूछा गया है सीजीएल 2023 के प्री में। अगर आपको लग रहा है कि नहीं इतना रिपीट नहीं हुआ होगा तो आप जाके 2023 की प्लेलिस्ट देख सकते हैं पीवाईक्यू की जो मैंने कराई है, सच में रिपीट हुए हैं क्वेश्चन। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन ये पूछा है कि एक स्कीम लॉन्च की गई थी 2021 में उन लोगों के लिए जो कि क्लास 3 तक के बच्चे हैं, ताकि उनको फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी सिखाई जा सके। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, निपुण भारत स्कीम। यहाँ पे आप ये भी याद रखेंगे कि निपुण का जो फुल फॉर्म है वो है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। अगला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। यहाँ पे कह रहा है कि जो स्टेटमेंट करेक्ट है उसको आइडेंटिफाई करिए। पहला यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि ग्राउंड नट रिसर्च सेंटर जो है वो लोकेटेड है जूनागढ़ में। दूसरा इन्होंने लिखा है कि रेपसीड एंड मस्टर्ड रिसर्च सेंटर जो है ये भरतपुर में लोकेटेड है। तीसरा यहाँ पे सोयाबीन रिसर्च सेंटर जो है वो लोकेटेड है इंदौर में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, 1, 2 एंड 3 तीनों सही है। अब यहाँ से आपको कुछ ऑर्गेनाइजेशन और उसके हेडक्वार्टर याद रखने हैं। सबसे पहला यहाँ पे है इसरो, ये बना था 1969 में, इसका हेडक्वार्टर है बेंगलोर में। डीआरडीओ की बात करें तो 1958 में बना था, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। अगला यहाँ पे है सेबी, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये 1992 में बना था, इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। बीसीसीआई की बात करें तो 1928 में बना था, ये क्वेश्चन सीएचएसएल 2024 में पूछा है, इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। बीसीसीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है, ये क्वेश्चन पूछा गया सीजीएल 2024 प्री में। यहाँ से आपको ये भी याद रखना है कि आरबीआई कब बना था, तो 1935 में, इसका हेडक्वार्टर है मुंबई। आरबीआई जब बना था ना तो वो कलकत्ता में बना था, लेकिन 1937 में इसका हेडक्वार्टर मुंबई शिफ्ट हुआ था। नेक्स्ट आपको याद रखना नीति आयोग 2015 में आया, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट यहाँ पे BSE यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जो कि इंडिया का ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है, इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। अब यहाँ से बात करते हैं कुछ इंटरनेशनल की, यानी कि WHO की बात करें, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, तो 1948 में बना था, हेडक्वार्टर जेनेवा में है। यूनिसेफ की बात करें तो 1946 में बना था, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। नाटो जो कि बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, 1949 में बना था, हेडक्वार्टर बेल्जियम में है। यूएनओ की बात करें यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन 1945 में फॉर्म हुआ था, हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क में है। वर्ल्ड बैंक एंड IMF इन दोनों का हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है, लेकिन वर्ल्ड बैंक बना था 1944 में, IMF बना था 1992 में। ICJ की बात करें यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की बात करें तो 1928 में बना था, हेग में इसका हेडक्वार्टर है।
ISA यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात करें तो ये एक ऐसा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर इंडिया में है और ये बना था 1982 में। IOC की बात करें, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, 1954 में बना था। इसका हेडक्वार्टर लॉसनी स्विट्जरलैंड में है। यहाँ से आपको इंडिया के कुछ इंपॉर्टेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम और उसके हेडक्वार्टर याद रखने हैं। सबसे पहला यहाँ पे है इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस का हेडक्वार्टर भी न्यू दिल्ली में है। सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट राजमुंदरी में है। सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली में है। यहाँ पे आप इसको देख के घबराइएगा मत, 2-4 बार आप इसको पढ़ेंगे ना तो आपको याद हो जाएगा और जब ऑप्शन सामने होगा तो आप आराम से आंसर मार्क कर पाएंगे। यहाँ पे है नेशनल शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो कानपुर में है। नेक्स्ट यहाँ पे इंडियन लक रिसर्च इंस्टीट्यूट रांची में है। सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये इम्पॉर्टेंट है, कटक में है। सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट चेन्नई में है। सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट शिमला में है। आपको ये वाला याद रखना है कि सेंट्रल शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट कोयम्बटूर में है। सेंट्रल फ्यूल रिसर्च इंस्टीट्यूट धनबाद में है। सेंट्रल कोकोनट रिसर्च इंस्टीट्यूट कासरगोड केरला में है। टेक्सटाइल रिसर्च इंस्टीट्यूट अहमदाबाद में है। तो ये सारी चीज़ें ना आप अच्छे से याद कर पाएंगे क्योंकि आपको पता है ना कि कोकोनट बहुत ज़्यादा केरला के साइड में होता है, तो उसका हेडक्वार्टर कासरगोड केरला में है। सेंट्रल फ्यूल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो धनबाद झारखंड में, क्योंकि कोयला वहाँ पे ज़्यादा मिलता है, तो ऐसे आप याद कर सकते हैं। टेक्सटाइल में अहमदाबाद आगे है तो आप इसको याद रख लीजिएगा ऐसे बना के कि वो अहमदाबाद में इसका हेडक्वार्टर। नेक्स्ट यहाँ पे नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो करनाल हरियाणा में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट यहाँ पे है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, पूछा हुआ क्वेश्चन, कोलकाता में इसका हेडक्वार्टर है। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट का हेडक्वार्टर लखनऊ में है। सेंट्रल माइनिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट का हेडक्वार्टर धनबाद में है। सेंट्रल सॉल्ट एंड मरीन केमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट भावनगर में है। आपको ये वाला याद रखना है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनोग्राफी जो है ये पणजी में है। नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट का लखनऊ में हेडक्वार्टर है। सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट का मैसूर में हेडक्वार्टर है। अगला क्वेश्चन है, जफर खान वॉज अ फेमस जनरल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स ऑफ द दिल्ली सल्तनत। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि जफर खान किसका जनरल था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 अलाउद्दीन खिलजी का। दिल्ली सल्तनत के बारे में आगे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, इसके बारे में मैंने आपको थोड़ा सा बताया था पिछले शिफ्ट के सोल्यूशन में, लेकिन आगे जब क्वेश्चंस होंगे ना तो उसको और भी डिटेल में कवर करेंगे, अदरवाइज यहाँ पे कवर करूंगी ना तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट अबाउट द नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया। यहाँ पे कह रहे हैं भारत के पड़ोसी देशों के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला यहाँ पे है, इंडिया सपोर्टेड मालदीव्स इन 2022 विथ ए ग्रांट ऑफ नियरली $4 बिलियन टू सपोर्ट द ड्विंडलिंग इकोनॉमी। यहाँ पे आपसे कह रहा है कि इंडिया ने मालदीव्स को $4 बिलियन का सपोर्ट दिया था 2022 में, ताकि उनकी जो ये ड्विंडलिंग इकोनॉमी है जो बहुत तेज़ी से इधर नीचे गिर रही है, इधर उधर हो रही है, उसको सपोर्ट मिले। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, इंडिया हैज़ दी हाईएस्ट GDP इन डॉलर टर्म्स एज कम्पेयर टू श्रीलंका, भूटान एंड बांग्लादेश। यहाँ पे ये लिखा है ना कि इंडिया की GDP डॉलर के टर्म में श्रीलंका, भूटान एंड बांग्लादेश से आगे है, तो ये स्टेटमेंट तो 100% करेक्ट होगा। अब यहाँ पे स्कोप बनता है एलिमिनेशन का, तो यहाँ पे आप ये वाला ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं और ये वाला ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं। पहले स्टेटमेंट में लिखा है कि इंडिया ने 4 बिलियन का सपोर्ट किया था। $4 बिलियन ना बहुत ज़्यादा होता है, इंडिया वैसे सपोर्ट करता रहता है, लेकिन आप गेस करके कर सकते हैं कि इतना बड़ा अमाउंट नहीं दिया होगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 ओनली बी स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल टू फॉर्म हीमोग्लोबिन इन ब्लड। यहाँ पे कह रहे हैं कि हीमोग्लोबिन जो होता है ब्लड में, उसके फॉर्मेशन के लिए कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आयरन इंपॉर्टेंट है, इसी वजह से ब्लड जो होता है वो रेड कलर का होता है। अगला है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन डिग्रेड डेट्रिटस इनटू सिंपलर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा है कि जो डेट्रिटस होते हैं उनको सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में कौन ब्रेक करता है, कौन डिग्रेड करता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 फंगल एंजाइम्स।
अब ये जो डेट्रिटस है ना, इसका मतलब होता है डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, जैसे कि लीव्स हो गई, डेड प्लांट हो गए या फिर एनिमल्स हो गए, उनका जो पार्ट होता है ना डेड एंड डिकेइंग, उसी को कहते हैं डेट्रिटस। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रेडिएशंस इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा है कि जो भी रेडिएशन है उनकी फ्रीक्वेंसी का आपको डिसेंडिंग ऑर्डर बताना है, यानी सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी होगी वो सबसे पहले, उसके बाद उससे कम, फिर उसके बाद उससे भी कम। इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए आपको सबसे पहले इसका ऑर्डर याद रखना होगा। इसका ऑर्डर आप याद रख सकते हैं, रिच मैन इन विक्टोरिया यूजेस एक्स्ट्रा गोल्ड कॉइन। ये ट्रिक मेरी नहीं है, ये ऑलरेडी यूट्यूब पे पड़ी है बहुत सालों से, आप जाके देख सकते हैं। रिच से हो जाएगा रेडियो वेव्स, मैन से हो जाएगा माइक्रोवेव, इन से हो जाएगा इंफ्रारेड रेडिएशन, विक्टोरिया से हो जाएगा विजिबल लाइट, यूजेस से हो जाएगा अल्ट्रावायलेट रेज, एक्स्ट्रा से हो जाएगा एक्स रेज, गोल्ड से हो जाएगा गामा रेज। अगर आपको इसका ऑर्डर याद हो गया ना तो आप बहुत ही आराम से कर पाएंगे ये फ्रीक्वेंसी वाले क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए ये वाला जो एरो है ना, ये बता रहा है कि जैसे जैसे आप आगे जाएंगे वेवलेंथ बढ़ेगी, और ये ना आप इस इमेज से भी देख सकते हैं, यहाँ पे वेवलेंथ कम है, लेकिन जैसे जैसे आप आगे जा रहे हैं ना तो वेवलेंथ ये जो है ये इंक्रीज कर रही है। तो आपको क्या याद रखना है कि सबसे कम वेवलेंथ होता है गामा रेज का, यानी कि इसका हो जाएगा शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। वेवलेंथ को लैम्डा से दिखाते हैं। उसके बाद एक्सरे का वेवलेंथ थोड़ा सा ज़्यादा होगा, अल्ट्रा रेज का थोड़ा सा और ज़्यादा होगा, उसके बाद विजिबल लाइट का वेवलेंथ और भी ज़्यादा होगा। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, 400 से लेके 750 नैनोमीटर के बीच होता है। ये तो आपको याद हो गया कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे यानी गामा रेज से आप रेडियो वेव की तरफ जाएंगे तो वेवलेंथ जो होगा ये इंक्रीज करेगा। इसका ठीक उल्टा होता है, जैसे आप गामा रेज से रेडियो वेव की तरफ जाएंगे ना तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी। तो इन दोनों में आप ऐसा याद रख सकते हैं कि रिवर्स का रिलेशन होगा। तो इसका ऑर्डर आप याद रख लीजिएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, ये वाला राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर लगाना था फ्रीक्वेंसी का, इसका मतलब सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी एक्सरे की होगी, इसके बाद घट के इंफ्रारेड की फ्रीक्वेंसी होगी, उसके बाद इससे कम फ्रीक्वेंसी होगी माइक्रोवेव की, उसके बाद इससे भी कम फ्रीक्वेंसी होगी रेडियो वेव्स की। लास्ट क्वेश्चन है विच ग्रुप ऑफ द एनिमल्स आर नेम्ड बिकॉज ऑफ दियर स्पाइनी स्किन एंड हैव अ पेक्यूलियर वाटर ड्रिवन ट्यूब सिस्टम दैट दे यूज फॉर मूविंग अराउंड। अब ये क्वेश्चन अभी पीछे वाले शिफ्ट में मैंने आपको पूरा एनिमल किंगडम समझाया था, उसमें मैंने आपसे बताया था कि स्पाइनी स्किन के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कौन होते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, एचिनोडर्माटा। इनकी स्किन स्पाइनी होती है और ये कीवर्ड मैंने आपको कल ही बताया था। तो कल वाले शिफ्ट का सोल्यूशन देखिएगा, पूरा आपको याद हो जाएगा एनिमल किंगडम वाला, और आप कीवर्ड देख के आंसर मार्क कर पाएंगे। यहाँ पे ख़त्म होता है 25 क्वेश्चन 2022 के टीयर 2 के मेंस के जीके पीवाईक्यू का सोल्यूशन, जो कि 3 मार्च को हुआ था इसका पेपर। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपने वीडियो लास्ट तक देखी है तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून, कीप लर्निंग, कीप वर्किंग हार्ड।